नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे अभी जैसे अरस्तू के बारे में, अरस्तू के दुखांत और सुखांत यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में। तो यहाँ अरस्तू जो चर्चा कर रहे थे हम कि ट्रेजेडी किसके माध्यम से है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो वो अरस्तू कहता है जैसे यहाँ पे कि दुखांत नाटक किसी गंभीर आत्म परिपूर्ण एवं निश्चित विस्तार से ही युक्त क्रिया का अनुव्यवसाय है। अलंकारिक भाषा अनुकृति का माध्यम होती है। यह वर्णन शैली में न होकर संवाद शैली में लिखा जाता है। और यहाँ पर अरस्तु कहते हैं दुखांत नाटक का प्रयोजन भय करुणा है, जो मन में वैसे भावों को उत्पन्न करके उनका विरेचन करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार मनोविकारों का विरेचन ही दुखांत नाटक का मूल प्रयोजन होता है। और नाटक के 6 अंगों में कथानक एवं चरित्र महत्वपूर्ण होते हैं। अरस्तु ने कथानक को नाटक की आत्मा कहा है, क्योंकि कथानक के अभाव में नाट्य रचना संभव नहीं है। कथानक के माध्यम से चरित्रों को पूर्णता दी जाती है, इसलिए चरित्र दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और संभावित चरित्र कथानक में वास्तविक रूप पा लेता है। तथापि कथानक का विस्तार इतना होना चाहिए कि जो स्मृति में धारण किया जा सके। सौंदर्य की, अब यहाँ पे अरस्तु कहता है कि सौंदर्य की उत्पत्ति एक निश्चित विस्तार और व्यवस्था के कारण ही होती है। इसलिए कथानक इतना छोटा भी न हो कि वह कोई रूप ही प्राप्त नहीं कर सके। और यही नियम, अरस्तु कहता है, यही नियम कथा के साथ साथ नाटक के साथ साथ में कि चित्र के साथ भी फलक में भी इतनी अधिक घटनाएं चित्रित न हो कि संयोजन अव्यवस्थित हो जाए, और न ही इतनी कम हो कि पृष्ठभूमि घटना की अपेक्षा महत्वपूर्ण हो जाए। इसलिए कथानक का आयाम या जो नाटककार है काम इतना ही हो जो एक दिन में प्रदर्शित किया जा सके। इसके अलावा जैसे अरस्तु का दूसरा तत्व, चरित्र अपने रूप में वास्तविक होना चाहिए, जो जीवित लगे। नायक कोई प्रसिद्ध और भद्र उद्देश्य वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उत्थान से पतन की ओर जाते हुए प्रस्तुत करने में दुखांत नाटक की संपूर्ण सफलता निहित है। भद्र और सत्य पात्र की उत्पन्न उन्नति से अवनति में एवं सुख में विपत्ति में पाकर हमारे मन में करुणा व भय की भावना उत्पन्न होती है। भद्र या सत्पात्र का अर्थ ये नहीं है कि उसका चरित्र निर्दोष होता हो। निर्दोष व्यक्ति का पतन तो दिखाना ही नहीं चाहिए। इससे हमारी नैतिक भावनाओं को आघात पहुंचता है। और जिससे बताया कि अत्यंत पतित मनुष्य का पतन दिखाने कारण करुणा और भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए नाटक अत्यंत सच्चरित्र एवं न्यायपरायण न हो। उसके पतन का कारण पाप न दिखाकर किसी खास कमजोरी को इंगित करना चाहिए कि मार खा जाता है। प्लेटो ने महाकाव्य और त्रासदी को इस आधार पर कुत्सित सा ठहराया कि जबकि मानव चरित्र एवं संवेगों पर उसका दूषित प्रभाव पड़ता है, किंतु अरस्तु ने यह प्रतिपादित किया कि महाकाव्य तथा त्रासदी से जनित संवेग लाभदायक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं तथा वे स्वास्थ्यप्रद रेचन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जिसमें विभ्रांति की भावना जागृत होती है। अरस्तु के अनुसार काव्य का व्यापार करुणा तथा भय संवेगों का विरेचन संपादित करना रहा था। और इसी प्रकार जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसमें आगे कि वो कहता है कि जैसे दुर्बलता का परिणाम न होकर पात्र की मानसिक दुर्बलता का परिणाम है, इसका संबंध असत पात्र न होकर सत्पात्र होता है। अतः इस कार्य में 3 प्रकार की जैसे बताया ना, परिस्थितियों की संभावना
की जा सकती है। जैसे पहला तो था, श्रेष्ठ और सच्चरित्र व्यक्ति को सुख के संसार से हटाकर दुख के गर्त में गिरा देना, परंतु इससे न तो त्रास उपजेगा और न ही करुणा, परंतु इससे ईश्वरीय शक्ति के प्रति विद्रोह और घृणा का आविर्भाव होगा और ऐसी कथा सामाजिक शुद्ध और स्तब्ध कर देगी। दूसरा वो कहता है कि इसके विपरीत दुष्चरित्र व्यक्ति को संसार के सुख का उपयोग करता देख न त्रास का संचार होगा न करुणा का ही, और दुष्चरित्र के नैतिक संतोष की भावना भी न आ सकेगी। सच पूछा जाए तो त्रासद का एक भी लक्षण होने से यह स्थिति भी त्रासद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। तीसरी वो कहता है, त्रासद में अत्यंत अधम और दुष्चरित्र शक्ति का पतन भी नहीं दिखलाना चाहिए। इस प्रकार से नैतिक भावना की प्राप्ति भले ही हो जाए पर त्रास व करुणा का संचार न हो सकेगा। अतः यह परिस्थिति भी त्रासद के अनुकूल नहीं है। हमारे मन में त्रास की भावना भी तभी आती है जब विपत्ति किसी हमारे सहृदय व्यक्ति पर आन पड़ती है, यह जहाँ विपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर आती है जिस पर नहीं आनी चाहिए थी। दुर्योधन ने अरु मंत्र और जयद्रथ के वध पर सामाजिक ताकि मन में नैतिक तृप्ति भले ही न हो, परंतु त्रास और करुणा का संचार कदापि नहीं हो सकता। उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में करुणा का संचार नहीं हो सकता। वास्तव में समाज में करुणा का संचार करने के लिए किसी ऐसे चरित्र की सृष्टि करनी होती है जो दोनों सीमाओं के मध्यवर्ती हो। वह व्यक्ति न तो विशिष्ट गुणीशाली हो, न विवेकी, न दुष्चरित्र, न अदम्ही। उसका समृद्ध और यशस्वी होना भी आवश्यक है। ऐसा पात्र जब किसी नैसर्गिक दुर्बलता या अक्षमता के कारण दुख सहन करे और आपत्ति का शिकार बन जाए, तब हमारे मन में उसके प्रति त्रास या करुणा का संचार उत्पन्न होता है। नायक सामाजिक स्तर भी सामान्य वर्ग से उच्च वर्ग का होना चाहिए, क्योंकि सामान्य से श्रेष्ठ वर्ग के व्यक्तियों का दुर्भाग्य अथवा उन पर पड़ी विपत्ति को देखकर हमारा हृदय करुणा से पसीज हो उठता है और त्रास का प्रसार भी तभी गहरा होता है। त्रासद या दुखांत की भावना का आधार भी यही है। दुष्ट और संत व्यक्ति त्रासद के नायक नहीं हो सकते। अरस्तु ने सबसे अधिक त्रास वाली घटनाओं पर विचार किया कि शत्रु द्वारा तथा उदासीन व्यक्ति द्वारा उदासीन की हत्या प्रभावी नहीं होती। इसके विपरीत पिता, पुत्र, माता, भाई, बांधव की जानबूझकर परिस्थितिवश अनजान में या विवश होकर की गई हत्या सर्वाधिक प्रभाव डालती है। त्रासद व करुणा का अत्यधिक संचार भी यहीं होता है। अब त्रिविध त्रासद। त्रासद 3 प्रकार के बताएं अरस्तु ने कि जिसमें पहला जिस नाटक में सत्पुरुषों के प्रयत्नों का परिणाम सुखद होता है वह निम्न कोटि का त्रासद है। इसमें टेरर तथा पित्ती जैसे भाव उत्पन्न होना असंभव है। दूसरा, जिस नाटक में सत्पुरुष के प्रयत्नों का उसके निजी भूल या त्रुटि के कारण दुखद अंत हो, वह द्वितीय कोटि का त्रासद या ट्रेजेडी होती है। भारतीय परंपरा में यहाँ पे जैसे कहना होगा, भारतीय परंपरा में दुखांत नाटकों की रचना वर्जित है। पाश्चात्य दृष्टि से यथार्थपरक है, अतः वे नहीं मानते कि सदा सत्य विजयी रहता है। परंतु भारतीय धारणा, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर विशेष कहा गया कि भारतीय जो धारणा आदर्शपूर्वक है। अगर बुराई व अनैतिक कर्म करके भी आनंद उड़ाने पर विश्वास नहीं करती। नायक सदा सत्कर्मी व उच्चकुलीन होता है, अतः उसका अंत दुखद रहा तो सत्य की हानि होती है। तीसरे प्रकार के त्रासद वे होते हैं जहाँ सत्पुरुष अपने प्रयत्नों से बराबर बाधा और कठिन विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो कहता है तीसरे प्रकार की त्रासदी होती है कि जहाँ सत्पुरुष को अपने प्रयत्नों से बराबर बाधाओं और कठिनाइयों के विरोध का सामना करना पड़ता है। नायक स्वयं और समाज भी निरंतर दुखद और अंत की कल्पना करते हैं और चरम सीमा पर पहुंचकर स्थिति बदल जाती है। नायक अपने प्रयत्नों में सफल हो जाता है
और नाटक यहाँ दुखांत होते होते बच जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे कहा गया है, इसके अतिरिक्त नाटक की अपेक्षित स्थितियों का वर्णन भी अरस्तु ने किया है। वो कहता है कलाकार के यानी एक कलाकार में सूक्ष्म भावों को रूप देने की क्षमता होनी चाहिए। अरस्तु यहाँ कहता है जो कलाकार है उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को रूप देने की एक क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि नाटक आदर्शपरक होते हुए भी संभाव्य हो। तीसरा कहता है विचार तत्व की प्रस्तुति इंद्रिय ग्राह्य हो, यानी जो विचारों को प्रस्तुत करना उनका इंद्रिय के अंदर उसको मतलब ग्रहण करने की वो उसमें वो क्षमता हो, मतलब विचार तत्व की प्रस्तुति इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों को वो ग्रहण हो सके। नाटक का एक निश्चित विस्तार हो, यानी कि एक उसकी निश्चितता हो, सीमा हो, और घर योजना के आधार पर संपूर्ण नाटक में समग्र रूप में एक ही प्रभाव को उत्पन्न करे, यानी घर योजना के आधार पर संपूर्ण नाटक में समग्र रूप में एक ही प्रभाव को उत्पन्न करे। छठा है दृष्टि की स्थिरता बनी रहे, यानी कि जो दर्शक है उनकी स्थिरता उस नाटक के ऊपर बराबर बनी रहे, जो दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं उनके ऊपर उसकी दृष्टि बराबर बनी रहे। सातवां जिज्ञासा तत्व उत्पन्न करने की शक्ति हो, उसके अंदर जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बार बार जो जिज्ञासा उत्पन्न करने की, दर्शकों को ये लगे कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। और आठवां जैसे कहा गया कि विस्मय तत्व की परिणति हो, विस्मय जो है उसकी उस तत्व की उसमें परिणति हो। इस प्रकार ये अरस्तु के बारे में, अरस्तु के सौंदर्य के भाव या सौंदर्यात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके विचारों के बारे में हमने चर्चा करी कि सौंदर्य के बारे में, कलाओं के बारे में, ललित कलाओं के बारे में अरस्तु के क्या विचार है, क्या उसके भाव रहे। साथ ही उसने जो विरेचन का अनुकरण का सिद्धांत के बारे में प्लेटो को उसके जो खंडन किया उसके बारे में हमने चर्चा करी कि अनुकृति या अनुकरण क्या है, उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है विरेचन, तो उस विरेचन के बारे में हमने चर्चा करी। तो विरेचन के बारे में जब बताया शुरू में भी कि हमारे जो आवेगो है, भाव है, उनका जो प्राय आवेगों के शुद्धिकरण से उत्पन्न नैतिक जो भाव है उनसे लिया गया, यही विरेचन का अर्थ। उसमें अलग अलग जैसे साहित्य में अलग बताया गया और आयुर्वेदिक दृष्टि से सौंदर्य इसके बारे में उसने अलग चर्चा किया। मेन महत्वपूर्ण चीज़ है उसने अरस्तु के बारे में जो कहा उसने अरस्तु ने वो नाट्य शास्त्र को उसने महत्वपूर्ण दिया, महत्व स्थान दिया कलाओं में, और वो कहता है उसके माध्यम से हमारे भावों का विशेष रूप से हमें प्रकट कर पाते हैं। और जो हमारे भाव हैं वो ट्रेजेडी भी होते हैं और कॉमेडी भी होते हैं। तो कॉमेडी का क्या स्तर होता है और ट्रेजेडी भावों किस तरह से, उसके किस तरह के पुरुषों किया जाना चाहिए और किस तरह के भावों को उसमें अभिव्यक्त किया जाना, इस तरह से अब अरस्तु के बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके। अरस्तु के बारे में हमने बताया। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे करेंगे, अगला जो विद्वान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।